प्यारे दोस्तों, आज हम एक डरावने जंगल के रहस्यमय किस्से विस्तार से सुनने जा रहे हैं। आपको याद है ना कि पहले हमें अपने दोनों कानों में अपने हेडफोन को अच्छे से पहन लेना है, फिर लाइट भी ऑफ कर देनी है और वॉल्यूम को भी थोड़ा हाई रखना है। तो चलिए अविलंब अपनी कहानी शुरू करते हैं। दुनिया के दूसरे किनारे पर अमेज़न के घने जंगलों के पास ही एक शांत गांव था, जो चारों ओर से अमेज़न जंगल के ही कुछ हिस्सों से घिरा हुआ था। यह गांव इस जंगल के बीचों बीच में स्थित था। लोग सूर्यास्त के बाद इस जंगल का नाम तक नहीं लेते थे। यह इतिहास का आज तक का सबसे डरावना जंगल था। इसके अति प्राचीन पेड़ अस्वाभाविक रूप से टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए थे, जो चांदनी रात में चमकते हुए और भी भयानक प्रतीत होते थे। पेड़ों की ऐसी विकृत बनावट व बांस के लंबे लंबे पेड़ों की वजह से पूरी रात यहाँ हवा के बहने पर बड़ी डरावनी आवाजें आया करती थी। किस्सा यही था कि इस जंगल को एक श्राप था। इसी कारण इसमें कई प्रकार के जीवों की शापित कुआत्माएं भटकती रहती थीं। दोस्तों, आपने इंसानी आत्माओं की कई कहानियां सुनी होंगी, पर इस जंगल में तो कई प्रकार के जंगली जानवरों की भी आत्माएं भी यहाँ भटका करती थी, जो आज विलुप्त हो चुके हैं। एक बार अंधेरी रात में जिज्ञासा और साहस के साथ प्रेरित होकर दोस्तों के एक समूह ने इस जंगल की गहराइयों में जाने का एक रोमांचक निर्णय लिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका ये अनजान सफर कई प्रकार के बड़े भयों से सामना करवाएगा। जैसे जैसे ग्रुप जंगल के अंदर प्रवेश करता गया, वहां के मौसम में लगातार एक अनपेक्षित सा परिवर्तन आने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, अलग अलग नामों को पुकारती अनजान आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें ही आवाज दे बुला रहा हो। जंगल का यह रास्ता अब एक अजीब छायाओं का मेजबान बन गया था। ग्रुप को जगह जगह भयानक आकृतियां दिखाई दे रही थी। ग्रुप के सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वह डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल अब जीवंत होने लगा था। पत्तियों की हरियाली उन्हें अब डरावनी सी लगने लगी थी। दोस्तों के आपसी हंसी मजाक अब धीरे धीरे चिंता व भय में बदल चुके थे, और अब एक असामान्य सी धुंध ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। घने अंधेरे कोहरे ने एक भयावह माहौल बना दिया था। विशाल वृक्षों के बीच उन्होंने एक प्राचीन खंडहर से महल की दिशा में कदम रखना आरंभ कर दिया। यह महल यहाँ के हजारों साल पहले के एक मायावी राजा की दास्तान बयां कर रहे थे। ग्रुप को एक पुरानी सी डायरी मिली, जिसके पन्ने भयंकर दुखों से भरे हुए थे। एंट्री एक दुखद प्रेम कथा की ओर इशारा कर रही थी, जिसमें प्यार व दीवानगी का अंत धोखे और पागलपन की क्रूरता के साथ समाप्त हुआ था। जैसे ही वे इस डायरी को पढ़ते थे, वातावरण में एक शून्यता व गहरी ठंडक का एहसास होने लगता था, और महल के खाली कमरे में तमाम ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, जो पर सदियों से यहाँ रह रही अतृप्त आत्माओं के विलाप, दुख व दर्द भरी कहानी चीख चीख कर कह रही थी। तभी सभी शापित आत्माएं जागृत हो गईं, एवं दोस्तों के चारों ओर एक बड़ा सा घेरा बनाकर भयावह आवाजें निकालने लगी। छायाएं बड़ी प्रेतात्माओं में बदलती चली गईं। प्रेतात्माएं उनके आसपास घूमती रहीं, ठंडे हाथों से इन जीवित इंसानों के अंदर की उनकी आत्मा को छूने व अपने कब्जे में करने की भी कोशिश करने लगीं। वृक्ष तेजी से विकृत होने लगे। चीखने व रोने की तेज आवाजें सभी दिशाओं से लगातार आने लगी। ये सारे लोग अब एक भयंकर छलावे में फंस चुके थे, और हर कोई अच्छे से जानता है कि छलावे से कोई भी इंसान आज तक निकल ही नहीं पाया है। सुबह तक का इंतजार करना होता है, और तब तक बचे रह पाना असंभव प्राय होता है। सारे मित्र आपस में एकजुटता बनाए हुए अपने डर पर काबू किए हुए थे।
आंधी की तेज हवा पेड़ों व बांस के वृक्षों से कटते हुए साए साए की डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। दोस्तों के इस पूरे ग्रुप ने बड़ी ही हिम्मत का परिचय देते हुए इस भयानक डरावने व भूत प्रेतों से भरे जंगल में पूरी रात सफलतापूर्वक बिताई। एक बार तो इनमें से एक लड़की का पैर किसी अदृश्य आत्मा ने पकड़ लिया था। वह अपने साथ खींचते हुए दूर तक ले भी गई थी, परंतु गले में पहने लॉकेट की वजह से उस शैतानी आत्मा ने उसे चीखते हुए छोड़ दिया था। खैर, सारे मित्रों ने तय किया कि आज के बाद ऐसी गलती अब दोबारा से नहीं करेंगे, और जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, पूरा जंगल एक खूबसूरत फूलों से भरे जंगल में तब्दील हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सारे दोस्त इस भयानक जंगल व उस शैतानी महल के रोमांचक व डर से भरी यादों के साथ खुशी खुशी उस जंगल से बाहर निकल आए। दोस्तों, सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ फलता फूलता पूरा एक शहर हुआ करता था, परंतु आज यह शहर बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है। इस उजड़े शहर के बिल्कुल पास ही एक बेहद डरावना व घना जंगल भी है, जहाँ तमाम आदमखोर जानवरों के अलावा कई प्रकार भूत प्रेत, चुड़ैल व रक्त पिशाच आज भी सदियों से अपना रैनबसेरा बनाए हुए है। परंतु कई सदियां पुराने हो जाने के कारण आज ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। इनको अपने बस में कर पाने की किसी भी तांत्रिक काजी या पादरी में हिम्मत ही नहीं रह गई थी। इस भयंकर जंगल के मध्य एक बहुत बड़ी भूतही हवेली ए फारगाटन एसाइलम भी है। किंवदंती है कि यह शरण स्थल शुरू से ही शापित था, एक ऐसा स्थान जहां मानसिक रूप से परेशान लोगों की भटकती हुई आत्माएं हाल के माध्यम से अपनी पीड़ा भरी कहानियां चीख चीख कर सुनाती थी, और आज भी ये आत्माएं भयंकर दर्द और तड़पन से पूरी रात चीखती चिल्लाती रहती है। ये चीखें व इनका दर्द कई किलोमीटर दूर से सुनाई देता रहता है। इनकी इन भयानक चीखों की वजह से कोई भी इंसान रात में गलती से भी इस जंगल व हवेली के पास से नहीं गुजरता था। जैसे ही ग्रुप के सभी लोग चरमराते दरवाजों की आवाजों को पार करते हुए एसाइलम के अंदर प्रवेश किए, अंदर की हवा बेहद डरावनी व द्वेष से भरी हुई लग रही थी। लोगों की कराहने की दर्द भरी आवाज से वातावरण गूंज रहा था। हल्की सी टिमटिमाती रोशनियां, कुछ काली सफेद हल्की आकृतियां लहराती हुई रुक रुक कर दिखाई दे रही थी। ग्रुप धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कराहने की तेज आवाजों से उन सभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वास्तव में यह एसाइलम छलावे से भरा हुआ था। यहाँ दृष्टि भ्रम, दिशा भ्रम कदम कदम पर थे। हवा बेहद बदबूदार थी। उनकी त्वचा भी चिपचिपी सी होने लगी थी। उन्होंने देखा कि वहां पर सैकड़ों प्रकार के टार्चर इक्विपमेंट्स यहाँ वहां पड़े हुए थे। उस वक्त के लोगों के साथ हुए अमानवीय कृत्य साफ दिखाई दे रहे थे। अंदर कमरों में कई किताबें, जिनमें लोगों के रिकॉर्ड आदि यहाँ वहां फैले हुए थे। जगह जगह खून के धब्बे, लोगों के कराहने की आवाजें, इतना ही नहीं तमाम बिस्तरों में लोग तड़पते हुए दिखाई भी दे रहे थे। तड़पती आत्माओं के साथ ही प्रताड़ित करने वाले लोगों की भी कुआत्माएं भी यहाँ उन्हें टार्चर करती हुई दिखाई दे रही थी, जो आज तक भी उन आत्माओं के साथ बर्बरता करते चले आ रहे थे। पूरा ग्रुप डरा हुआ मूर्त की तरह खड़ा यह सब चुपचाप देखता रहा। जैसे जैसे वे एसाइलम के रहस्यों को जानते हुए आगे बढ़े, अजीब घटनाएं तेज हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सुनसान हालों में ठंडी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। मार्ग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अप्रत्याशित रूप से खराब हो गए, जिससे पृष्ठभूमि में
छायादार आकृतियों की कई सारी क्षणभंगुर झलकें भी कैद होती चली गई। फिर भी समूह ने सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पूरी शिद्दत से अधिकतम जानकारियां जुटाने की कोशिश की। शरण के मध्य में उन्हें एक गुमनाम सा कक्ष मिला, जो जंग लगे एक बंद दरवाजे के पीछे वर्षों से छिपा हुआ था। कमरे के भीतर की हवा दमनकारी महसूस हुई और तापमान 0 डिग्री तक गिर गया। बिना किसी चिंता के एमा ने दरवाजा खोलने के लिए अपने खोजी कुशलता का पूरा इस्तेमाल किया और केंद्र में बुरे सपने के दृश्यों को बखूबी कैमरे में उतार लिया। एमा द्वारा वहां की हर एक वस्तु का वीडियो बनाया गया। उस समय की उस पूरी भयावहता को अक्षरशः शूट कर लिया गया। प्रताड़ित आत्माओं एवं प्रताड़ित करने वाली कुआत्माओं के एक एक कृत्य किसी हॉरर फिल्म की भांति उनका फिल्मांकन किया गया था। जैसे ही ग्रुप भयानक आकृतियों के आसपास इकट्ठा हुआ, कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। आत्माओं की दर्द भरी तड़प मानो हमसे अपनी पीड़ा से मुक्त करवाने की याचना कर रही थी। अचानक इस ग्रुप ने खुद को एक बुरे सपने के दायरे में फंसा हुआ पाया, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जीवित व्यक्ति कई बार यहां से वापस अपने जीवन में कभी नहीं लौट पाता। यहां भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। पूरा ग्रुप आज जीवन व मृत्यु के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ था, परंतु एमा ने अपनी निडरता से व ईश्वर पर अपनी आस्था की वजह से उस भयावह माहौल से पूरे ग्रुप को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लाई। शरण की प्रताड़ित आत्माओं से परेशान होकर पूरे ग्रुप को अपने गहरे डर के विकृत दृश्यों का भयंकर सामना करना पड़ा। बड़ी बड़ी डरावनी परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और भूतिया आकृतियां हवेली के कोनों कोनों में छिपी हुई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि शरण शापितों के लिए एक जेल थी, तो दहशत फैल गई और वे अब भूली हुई आत्माओं में फंस गए थे, भागने में असमर्थ थे। जैसे ही शरण का काला अतीत उनके सामने आया, ग्रुप की विवेकशीलता उजागर हो गई। उन्होंने मरीजों द्वारा सहन की गई भयावहताओं को देखा, अमानवीय प्रयोग, हॉल में गूंजने वाली चीखें और विकृत अनुष्ठान जो आत्माओं को खस्ताहाल दीवारों से बांध देते थे। न सिर्फ जीवित लोगों के साथ अत्याचार करते थे, बल्कि मृत लोगों की आत्माओं को भी अपने कब्जे में लेकर व्यभिचार करते थे, तड़पाते थे। बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, लड़के, औरतें, आदमी, सभी को मौत से भी भयानक यातनाएं दी जाती और इतना तड़पाया जाता कि इंसान मौत व जीवन के बीच के भूत वाले जीवन में सदैव के लिए फंस जाता था। मृत्यु हो जाने के बाद भी लाश एक एक हफ्ते तड़पती रहती। जैसे जैसे आत्माएं अधिक हताश होती गई, युवाओं के इस ग्रुप ने वास्तविकता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष को अंत समय तक जारी रखा। जैसे जैसे युवाओं का ग्रुप शरण के इस बुरे स्वप्न व मायावी दुनिया क्षेत्र में भटकता गया, दिन अंतहीन रातों में बदलते चले गए। फुसफुसाहटें अब चीखें बनती जा रही थी और जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा अभेद्य होती चली गई। साहसी युवाओं का ये ग्रुप अतीत के इस भूले हुए इस एसाइलम से किसी तरह अपने आप को निकालते हुए बाहर आ गए और अपने साथ अतीत की उन तमाम सच्चाइयों को भी साथ लाने में सफल हुए, जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता था। और इसलिए सेंट एग्नेस शरण, एक भूली हुई शरण गृह, ए फॉरगॉटन एसाइलम, ने अत्याचारियों के एक पूरे समूह द्वारा मासूम कमजोर मस्तिष्क वाले लोगों पर किए इस मानवीय अत्याचार को न सिर्फ बताता है, वरन प्राचीन सदियों के उन इंसानों की इस हैवानियत को भी उजागर करता है, जिन्होंने निर्दोष लोगों के साथ न सिर्फ अमानवीय अत्याचार किए, बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी नारकीय दुनिया में इस भयानक दर्द व तड़पन के साथ सदैव के लिए कैद कर दिया है, जहां से उन्हें कभी भी कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। ये तमाम प्रताड़ित आत्माएं इस एसाइलम में अनंत काल तक यूं ही
फंसी रहेंगी व तड़प तड़प कर टुकड़ों में मरती रहेंगी, दर्द में चीखते रहेंगी। उन्हें प्रताड़ित करने वाले लोग भी भूत बनकर अनंत काल तक उन्हें यातनाएं देते रहेंगे। एमा ने किसी तरह अपने पूरे ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक अपना ये मिशन पूरा किया व चुपचाप उदास मन से इस दर्दभरे एसाइलम की इस तमाम छुपे रहस्यों के साथ संजोए हुए हमेशा के लिए एसाइलम से बाहर आ गई। सैकड़ों वर्षों पहले सीधे साधे लोगों को दी गई एक ऐसी यातना व प्रताड़ना जिसकी सिसक व चीख आज भी उस एसाइलम व जंगल में गूंज रही है और अनंत काल तक गूंजती ही रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने ही जीवन की एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको भी बहुत मजा आएगा। अगर आप इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुकून से देखेंगे तो आपका मजा और बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है अंधेरी भयानक रात की वह एक डरावनी घटना। मुझे अच्छे से याद है कि यह घटना इसी वर्ष के जून माह के अंतिम सप्ताह की थी। उन दिनों मेरा चयन बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए हो गया था और मैं अपनी ट्रेनिंग समाप्त करके अपने घर वापस लौट रहा था। मेरा घर आसाम राज्य के घने जंगलों के बीच चेरापूंजी से 5-6 किलोमीटर अंदर है। आज भी जहां बस नहीं जा सकती और ट्रेन भी 2 महीने पूर्व ही शुरू हुई है, वह भी चेरापूंजी के इस छोटे से स्टेशन तक ही। अभी सिर्फ 3-4 ट्रेनें ही आ जा रही हैं, जिसमें मेरी ट्रेन के पहुंचने का वक्त देर रात के 1 बजे का था। मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि रात 7 बजे के बाद वह स्टेशन बिल्कुल वीरान हो जाया करता था। हमारे गांव की कुल आबादी ही मात्र 200 लोगों की है। ऐसे में किसी का भी डरना स्वाभाविक ही है। उस पर 2 घंटे का पैदल या बैलगाड़ी के टूटे फूट कच्चे रास्ते का सफर सो अलग। आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में 15 जून से ही मानसून की दस्तक शुरू हो जाती है। जब मैं सफर से निकला था तभी उस तेज गभी के मौसम में आसमान में एक तरफ पूर्ण रूप से काले घने बादल छाए हुए थे और सोंधी सोंधी बारिश वाली हवा काफी तेज बह रही थी। बहुत ही ज्यादा खुशनुमा मौसम था, परंतु दिन में यह मौसम जितना आनंदित महसूस हो रहा था उतना ही रात के लिए अत्यधिक डरावना था। दिन के 12 बजे मेरी ट्रेन स्टेशन से छूटी और देखते ही देखते उसने गति पकड़ना शुरू कर दिया। अब ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। मैं भी उन पहाड़ों, जंगलों व घनी वादियों का अपनी विंडो से बैठकर आनंद ले रहा था। मैंने खाने में पूरी व आलू की सब्जी, कुछ स्नैक्स व थर्मस में गरम गरम कॉफी भी लेकर आया था। अपने केबिन को लॉक कर मैं आराम से अपनी विंडो सीट पर बैठकर पूरी व सब्जी मजे से खाने लगा। बाहर दिन होने के बाद भी वह शाम जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं किसी पिकनिक स्पॉट में आया हुआ हूँ। मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम में धीमे धीमे म्यूजिक ऑन कर दिया था। यकीन मानिए, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा खाना, सुराही का मिट्टी की खुशबू वाला पानी व मेरे स्पीकर में बजता ये स्लो म्यूजिक मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यकीनन ये यात्रा मेरी आज तक की सबसे अच्छी यात्राओं में से एक थी। ज्यादा आनंद इसलिए भी आ रहा था क्योंकि अब मेरे पास ऑफिसर का एक प्रेस्टिजियस जॉब भी था, जिसकी ट्रेनिंग पूरी कर मैं अपने घर लौट रहा था। पेट भर कर खाने के बाद
मैंने गरम कॉफी एक मग में निकाली और चुस्की लेते हुए मजे से पीने लगा। यकीन मानिए मौसम लाजवाब था। मैं अपनी बर्थ पर आराम से लेटकर एक किताब पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। जब आंख खुली तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने फौरन सारा सामान पैक किया व रेडी होकर अपने स्टेशन के जल्दी आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मेरा स्टेशन आने वाला था। जंगल घना होता चला जा रहा था। पहाड़ ऊंचे दिखाई दे रहे थे। यह एक घनघोर काली अंधेरी तूफानी रात थी। अमावस की रात होने के कारण चांद नहीं था व अंधेरा काफी घना था। और देखते ही देखते मेरी ट्रेन रुक गई। पूरे स्टेशन में सिर्फ एक स्टेशन मास्टर के कमरे में ही एक लालटेन जल रही थी, बाकी अंधेरा था। पूरे स्टेशन में एक आदमी नहीं दिख रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। मेरे उतरते ही ट्रेन चल पड़ी। उसे स्टेशन में उतरने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही था। और देखते ही देखते वह ट्रेन, जिसकी वजह से पूरे स्टेशन में एक रोशनी सी दिखने लगी थी, वह भी उसके साथ दूर होती चली गई और पूरा स्टेशन फिर से अंधेरे के साये में डूब गया। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। मैं तुरंत अपने रास्ते निकल गया। अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि मेरे मोबाइल के टार्च से जमीन पर बस एक रिंग सी बन रही थी। मैं तेजी से अपने गांव की ओर वाले कच्चे रास्ते पर निकल गया। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का ध्यान करते हुए तेजी से चला जा रहा था। डर ज्यादा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर जाने पर अचानक मुझे एक ठेला आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक केरोसिन गैस लाइट का गैस बल्ब तेज रोशनी के साथ जल रहा था। पूरी एरिया में उसकी रोशनी फैल सी रही थी। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो मिला। ठेले के पास आने पर देखा कि वह एक फल्ली बेचने वाला है। मैंने भी सोचा इससे थोड़ी फल्ली खरीद ली जाए। फल्ली मांगने पर उसने सामने पड़े पैकेट की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो गरम वाली फल्ली ही चाहिए जो आपकी कढ़ाई में है। उसने कहा, उन्हें भी जस्ट अभी ही पैक किया है साहब, आप खुद ही उठा लो। मुझे उसका खुद से उठाने वाली बात अच्छी नहीं लगी, पर मैंने उठा लिया। पैसे देते वक्त भी उसने कहा कि उस गुल्लक में डाल दो। इस बार तो मैं नाराज हो गया। पैसे तो तुम्हें अपने हाथों से स्वयं ही लेने होंगे। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्यों बहस कर रहे साहब, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए ना। आप स्वयं ही पैसे गुल्लक में डाल दीजिए, इसमें हर्ज ही क्या है। उसने कहा, समझने की कोशिश कीजिए साहब। उसने अपनी ओढ़ी शाल के अंदर से अपना एक हाथ निकाला और कहा, मैं आपसे पैसे खुद से नहीं ले सकता क्योंकि मेरा हाथ तो ऐसा है। मैंने जब उसके हाथ की तरफ देखा तो वो एक घोड़े का हाथ था। उसका मुंह के ऊपर का चादर हटा तो उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। भयानक कुरूप मुंह पर सैकड़ों कीड़े भिन भिना रहे थे। मैं तेजी से भागा। तभी मुझे दूर से कुछ लोग आते हुए दिखे जो कि एक साथ तीन तीन के पेयर में चल रहे थे। वह पूरे समूह में एक साथ कुछ सामूहिक गीत गाते जा रहे थे। पास आने पर मैंने देखा कि वे सभी उस जंगल के ही मूल आदिवासी लोग थे जो मन के डर को दूर करने के लिए एक साथ जोर जोर से गाने गाते हुए जा रहे थे। कहते हैं ना कि डर लगे तो गाना गा। बस यही बात मुझे यहाँ भी दिखाई दी। थोड़ी दूर तो मैं इन लोगों के साथ ही चला, पर ये इतनी तेज चल रहे थे कि कुछ ही देर में गायब हो गए। मैं फिर से तेजी से घर की दिशा की ओर तेज चलने लगा। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। मेरा घर अब 1-2 किलोमीटर ही दूर रहा होगा। तभी मुझे दूर से आता हुआ एक तांगा दिखाई दिया।
मैं बड़ा खुश हुआ कि एक तो डर खत्म हुआ, दूसरी तरफ अब चलने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। मैंने आवाज लगाई तो उसका तांगा धीमा हो गया, वह भी मेरे घर की दिशा की तरफ ही जा रहा था। मैंने अपनी अटैची को अच्छे से होल्ड किया, वह जंप लगाकर सीधा उसके तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने उस व्यक्ति को से ये सारी घटना सविस्तार सुनाई तो वह हल्का सा मुस्कुराने लगा। कहा, साहब आजकल का टाइम बहुत खराब हो गया है। जब से यहाँ रोड के दोनों तरफ कब्रिस्तान व शमशान घाट बन गए हैं, तब से यह घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहाँ कई प्रकार के शैतान, भूत प्रेत व चुड़ैलों का बसेरा हो चुका है। मैंने कहा, भाई डरा मत, मैं तो पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने कहा, नहीं भाई, आप समझने की कोशिश तो करो कि किसी इंसान का हाथ घोड़े का कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि तो क्या साहब, उसका हाथ ऐसा था? उस तांगे वाले का हाथ भी घोड़े का था। मेरा तो जैसे दिमाग ही सन्न रह गया हो। मैंने आप देखा ना ताब अटैची लेकर तांगे से कूद पड़ा। मैं और तेजी से भागने लगा, पर तभी मैंने देखा कि मेरा घर आ चुका है। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं तो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो मेरा पूरा परिवार मेरे पास ही बैठा हुआ था। सब मुझे घेरे हुए थे। मैंने उन्हें पूरी बात सविस्तार बताई तो वे भी घबरा गए और ईश्वर का धन्यवाद किया कि मैं सही सलामत घर लौट आया। मैंने आज से कसम खाया कि अब रात को गांव के इस भयानक रास्ते से ना ही कहीं से आना और ना ही कहीं को जाना है। आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, जमाना कितना भी एडवांस हो जाए, परंतु जीवन के ये भयावह रहस्य हमेशा हमारे जीवन के साथ जुड़े थे और जुड़े ही रहेंगे, चाहे आप इन्हें माने या ना माने। हेनरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद तुम्हें उस खूनी पिशाच को चांद की रोशनी में चांदी के उस अभिमंत्रित खंजर से आखिरी वार कर उसे मार डालना होगा। सिर्फ एक आखिरी वार, वो भी सीधा पिशाच के दिल पे करना होगा। अब तीनों खंजरों में से सिर्फ यही एक ही बचा है और ये सिर्फ एक बार ही काम आएगा, और वो भी तब जब इस पे चांद की सीधी रोशनी पड़ेगी। हेनरी ने चांदी के उस खंजर को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस पिशाच के सीने में घोंप दिया, जो उसके सीने से आर पार चला गया।